Assalamualaikum. My name is Dr. Amber Tariq and I am lecturer of DPT at Times Institute मुल्तान। और आज हम लोगों ने न्यूरोलॉजिकल रिहैब में टॉपिक पढ़ना है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन किस पर्पस के लिए किया जाता है और ये बेसिकली होता क्या है। तो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपने कोग्निटिव लेवल को चेक करना है, आपने मेंटल लेवल को उसकी चेक करना है, मतलब इम्पेयरमेंट किस लेवल पे है, साइकेट्रिक है या न्यूरोलॉजिकल है, कॉज इमोशनल मूड को चेक करेंगे, स्पीच देखेंगे, उसकी थॉट पैटर्न्स या उसके लैंग्वेज पैटर्न आप देख सकते हैं, अपीयरेंस मतलब एक्सप्रेशन से आप आइडेंटिफाई या रिकग्नाइज करेंगे कि उसमें कहाँ जो है प्रॉब्लम आ रही है। ये न्यूरोलॉजिक एग्जामिनेशन या नर्वस सिस्टम की एग्जामिनेशन का एक मेन पार्ट होता है। उसके बाद पर्पस इसका आ जाता है कि किस किस कंडीशन में आप मतलब क्या किस चीज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इसमें टू आइडेंटिफाई साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, कॉग्निटिव लेवल असेसमेंट, थर्ड आपके पास इसमें आ जाएगा कि आपने न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स को आइडेंटिफाई या रिकग्नाइज करना है या डिफ्रेंशिएट करना है फ्रॉम द डिफ्यूज़ प्रोसेसेस। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाएगा कि एबनॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी हैं जो मेंटल डिसफंक्शन जो है वो कॉज कर सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले आपके पास है फ्रंटल लोब लियन। कौन कौन से कॉजेज़ हैं या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जो लीड कर सकती हैं आपके मेंटल इम्पेयरमेंट में। तो उसमें आपके पास है फ्रंटल लोब लियन, उसमें आपके पास एग्जांपल में आ जाता है स्ट्रोक या ट्यूमर। सेकंड आपके पास आ जाती है डिफ्यूज डिजीज़, जिसमें आपके पास एग्जांपल है मेटाबॉलिक एनसेफलोपैथी। एनसेफलोपैथी मतलब कि आप कह लें कि ब्रेन में जो है ब्रेन के साइज़ में जो है वो एनलार्जमेंट हो गई है, ब्रेन टिश्यू की एनलार्जमेंट हो गई है, उसको आप कहते हैं एनसेफलोपैथी। थर्ड आपके पास है डीजनरेटिव प्रोसेसेस, जिसमें आपके पास आ जाती है एग्जांपल एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स क्या है? एल्जाइमर्स बेसिकली आपकी मेमोरी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है और ये ओल्डर एज में ज़्यादा कॉमन है। फोर्थ आपके पास आ जाता है साइकेट्रिक इलनेस, रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिक डिजीज़, जिसमें आपके पास एग्जांपल है पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन। पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन क्या है? जब भी किसी को स्ट्रोक का अटैक हुआ उसके बाद उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या उसकी लाइफ पे, डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है और उसकी वजह से जो है अगर पेशेंट डिप्रेशन में चला जाए तो उसको आप कहेंगे पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन। उसके बाद आपके पास ऑब्जर्वेशन में आपने क्या क्या चेक करना है? जनरल अपीयरेंस देखनी है, एटीट्यूड देखेंगे, बिहेवियर चेक करेंगे उसका, स्पीच देखेंगे, पोस्चर, एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग सबसे पहला स्टेप आ जाता है मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में, या इसको MMSE भी कहते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप आ जाता है हिस्ट्री, जिसमें आप ऑब्ज़र्व करेंगे पेशेंट को। हिस्ट्री जो है वो एक बैरोमीटर है मेंटल स्टेटस को चेक करने का या रूल आउट करने का। उसके बाद पेशेंट जो है वो मतलब अगर कोई लॉजिकल या सेंसिबल नरेटिव, मतलब अगर कोई बेहतर तरीके से अपनी प्रॉब्लम को आके नरेट कर रहा है थेरेपिस्ट के पास या एक्सप्लेन कर रहा है और डॉक्टर को या थेरेपिस्ट को अंडरस्टैंड करने में इजी है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई मेंटल इम्पेयरमेंट नहीं है, कॉग्निटिव लेवल उसका ओके है। फिर उसके बाद आ जाता है इनकम्प्लीट हिस्ट्री में। अगर मतलब आप इनकम्प्लीट हिस्ट्री लेते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स अनक्लियर रह जाते हैं, तो आपको जो है डायग्नोसिस आपका गलत भी हो सकता है उसकी बेसिस पे, इसीलिए हिस्ट्री टेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड फॉर्मल MSE। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी जिसमें इंटरेक्शन होगा पेशेंट का ड्यूरिंग द हिस्ट्री टेकिंग फेज, देन मोर नॉर्मल फॉर्मल
MSc शुड बी कैरिड आउट। मतलब अगर हिस्ट्री टेकिंग नॉर्मली पेशेंट नहीं आपको बता रहा ना, और इंटरेक्शन में पेशेंट के जो है वो प्रॉब्लम आ रही है विद द थेरेपिस्ट, तो उसमें जो है आप एक पेपर पे क्वेश्चनर की फॉर्म में MSc की एग्जामिनेशन कर सकते हैं बाय अटेंडेंट से भी आप हिस्ट्री ले सकते हैं, या फिर उससे रिटन फॉर्म में पेशेंट से आप ले सकते हैं स्पीच में अगर प्रॉब्लम आ रही है। फिर फॉर्मल MSc जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है और कैरिड आउट उन पेशेंट्स पे किया जाता है जो कि अलर्ट हों, कॉन्शियस हों, कोऑपरेटिव हों, अटेंटिव हों और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट जिनमें ना हो। मेंटल स्टेटस जो है वो इवेल्यूएट किया जाता है उन पेशेंट्स में जो अलर्ट कैन बी नॉट बी इवेल्यूएटेड इन पेशेंट्स जो कि अलर्ट या एफिजिक हों। उन पेशेंट्स में नहीं किया जा सकता जो अलर्ट ना हो, ओरिएंटेड ना हो इन पर्सन, प्लेस और टाइम, और एफिजिया के फेज से गुजरे हों। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है ये। फिर एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से आ जाते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में आपके पास आ जाते हैं? लेवल ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको आप LOC भी कहते हैं, ओरिएंटेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, थर्ड वन इज़ अटेंशन एंड फोर्थ इज़ मेमोरी। तो ये आपके 4 एलिमेंट्स हैं MSc के। उसके बाद आपने कॉन्शियसनेस में क्या चेक करना है? कॉन्शियसनेस बेसिकली एक ऐसी स्टेट है अलर्टनेस की या अवेयरनेस की जिसमें ओरिएंटेशन देखी जाती है पर्सन की विद प्लेस, पर्सन और टाइम, और 5 लेवल्स होते हैं आपकी कॉन्शियसनेस के। उसमें आ जाता है सबसे फर्स्ट है अलर्ट, फिर है लिथार्जी। लिथार्जी मतलब माइल्ड सा जो है वो अनओरिएंटेड आपको मिलेगा। थर्ड है ऑब्टूंडेड, ये हमने पहले भी पढ़े थे तो आपको रिकॉल होने हैं। फोर्थ है स्टूपर और फिफ्थ है कोमा। लिथार्जी माइल्ड अलर्टनेस या माइल्ड अनकॉन्शियसनेस आ जाता है। ऑब्टूंडेड मतलब कि डीप स्लीप वाली स्टेट को कहते हैं। स्टूपर ऐसी डीप स्टेट ऑफ स्लीप जिसमें से स्टिमुलस मिलने पर वो अराउजल की तरफ आना शुरू हो जाए। कॉमा ऐसी स्टेट जो डीप स्लीप वाली स्टेट हो जिसमें से अराउजल स्टिमुलस की वजह से भी अराउजल ना हो या वेकअप ना हो पेशेंट। ये कॉज कर सकता है, डेथ भी कॉज कर सकता है। फिर आपके पास अलर्ट में आ जाता है पेशेंट अवेक है और फुली रिस्पॉन्ड करेगा टू वेरिंग स्टिमुलस। लिथार्जी जनरल स्लोइंग आपको मिलेगी इसमें मोटर प्रोसेसेस की, जिसमें स्पीच और मूवमेंट जो है वो अफेक्ट हो सकती है। ड्राउजी होगा पेशेंट और फॉल स्लीप कर जाएगा, सो जाएगा। और ऑब्टूंडेड जो है पेशेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू अराउज फ्रॉम अ सोमनोलेंट या डीप स्लीप स्टेट एंड फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज्ड व्हेन ही इज़ अवेक। स्टूपर है पेशेंट रिस्पॉन्ड्स ओनली टू स्ट्रॉन्ग जनरली नॉक्सियस स्टिमुलाई, यानी हार्मफुल स्टिमुलस पे ही वो जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। एंड रिटर्न टू द अनकॉन्शियस स्टेट व्हेन स्टिमुलेशन इज स्टॉप्ड। कॉमा पेशेंट कैन नॉट बी अरोज्ड इन टाइप ऑफ स्टिमुलेशन। फिर आपका आ जाता है सेकेंड स्केल GCS। ग्लासगो कॉमा स्केल। ये भी ओरिएंटेशन चेक करने के लिए भी किया जा सकता है और मेंटल स्टेटस को भी चेक करने के लिए किया जा सकता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड है टू डॉक्यूमेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें एरियाज ऑफ फंक्शन जिनको चेक किया जाता है उसमें आई ओपनिंग आ जाता है, मोटर रिस्पॉन्स आ जाता है, और थर्ड आपके पास है वर्बल रिस्पॉन्स। इसके बाद इसकी जो स्कोरिंग है वो 3 से लेके मिनिमम 3 और मैक्सिमम आपके पास 5 होती है। अगर इसकी आपके पास है 13 to 15 इज़ माइल्ड, 9 to 12 इज़ मॉडरेट एंड 3 to 8 इज़ सिवियर। अब देख लेते हैं इसकी स्कोरिंग की कैसे जाती है। तो उसमें सबसे पहले अगर हम आई ओपनिंग की बात करें तो उसमें आपके पास 4 आगे होते हैं। एक है सबसे पहला स्पॉन्टेनियस, टू स्पीच, टू पेन और नो रिस्पॉन्स। स्पॉन्टेनियस, टू स्पीच, टू पेन
एंड फोर्थ वन इज़ नो रिस्पॉन्स। तो स्पॉन्टेनियस मतलब कि इमीडिएटली किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो देखता है तो इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स करेगा या ब्लिंक करेगा आइज़। टू स्पीच यानी कि अगर वो अपना काम कर रहा है आराम से बैठकर और सामने से कोई उसके नाम की आवाज़ देता है तो या उसका नाम कॉल करता है या फिर उसका नाम कॉल नहीं भी करता, वो किसी रैंडम थर्ड पर्सन से बात कर रहा है तो वो स्पीच पे उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो आप उसको कहेंगे टू पेन, मतलब उसको कोई हार्मफुल स्टिमुलस पिन प्रिक की जा रही है या बर्नर के ऊपर हाथ रख दिया गया तो इस तरह का कोई हार्मफुल स्टिमुलस या शार्प ऑब्जेक्ट जो है उससे टच किया जा रहा है तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स आएगा। और फोर्थ वन इज़ नो रिस्पॉन्स। बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स या मोटर रिस्पॉन्स में आपके पास आ जाते हैं 6 कंपोनेंट्स हैं इसके। सबसे पहला है फॉलोज मोटर कमांड्स, मतलब उसको पेशेंट को जो भी आप कमांड्स दोगे वो उसको प्रॉपरली जो है फॉलो करेगा। सेकंड आपके पास आ जाता है लोकलाइजेस, मतलब कि इतनी अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं करेगा और आप कमांड देंगे तो वो मूवमेंट करके एक जगह पर स्टक हो जाएगा, उसको लोकलाइजेस कहते हैं। फिर विदड्रॉज, थर्ड वन इज़ विदड्रॉ, कोई स्टिमुलस दिया आपने और उस पर उसने अपना हाथ जो है वो पीछे कर लिया स्टिमुलस के मिलने पर तो उसको आप कहेंगे विदड्रॉल रिफ्लेक्स। फिर है फोर्थ एबनॉर्मल फ्लेक्शन। एबनॉर्मल फ्लेक्शन उसमें हमने जो पढ़ी थी डीकॉर्टिकेट और डेसेब्रेट पॉस्चर या रिजिडिटी पढ़ी थी, तो इसमें डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी मिलती है। एक्सटेंसर रिस्पॉन्स उसमें आपको डेसेब्रेट रिजिडिटी मिलती है। डीकॉर्टिकेट और डेसेब्रेट और लास्ट वन इज़ नो रिस्पॉन्स। ये आपके इसमें आ गए 6 कंपोनेंट्स। उसके बाद है वर्बल रिस्पॉन्स में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ ओरिएंटेड, कि स्पीच पे वो जो है आपको फुली ओरिएंटेड मिलेगा। सेकंड है कंफ्यूज्ड कन्वर्सेशन होगी आप पर्सन की या पेशेंट की। थर्ड इज़ इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पीच रिस्पॉन्स मिलेगा आपको लेकिन वर्ड्स जो हैं वो इनअप्रोप्रिएट होंगे, कोई उनका मीनिंग नहीं निकल रहा होगा। फिर है इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स, कि आपको उसकी वॉइस जो है वो क्लियर समझ नहीं आएगी, वो क्या बोलना चाह रहा है वो नहीं समझ आ रही, आवाज़ नहीं उसकी क्लियर और स्पीच नहीं उसकी क्लियर, स्लर्ड स्पीच के साथ पेशेंट मिल रहा है। और फिफ्थ है आपके पास नो रिस्पॉन्स। तो इस तरह से GCS स्केल की इंटरप्रिटेशन की जाती है या स्कोरिंग की जाती है। ये आपके पास आ जाता है 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 और इसमें आपके पास ये है 5 4 3 2 1। तो इसका मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट ने स्पीच पे रिस्पॉन्स दिया है और यहाँ से उसका स्कोर आप कर लेंगे कि यहाँ से उसका 3 है। उसके बाद मोटर रिस्पॉन्स में उसने लोकलाइजेशन जो है वो की तो यहाँ से आप कह देंगे कि यहाँ से 5 आ गया स्कोर उसका। फिर वर्बल रिस्पॉन्स में है कंफ्यूज्ड कन्वर्सेशन के साथ मिल रहा है तो यहाँ से आप 4 कर लेंगे और फिर इन तीनों को ऐड करेंगे 3 + 5 8 + 4 12। तो इसका मतलब है 9 to 12 उसका मॉडरेट कैटेगरी में जो है वो आप कंसिडर कर देंगे या कैटेगराइज कर देंगे। ओरिएंटेशन क्या होती है, रेफर्स टू द पेशेंट्स अवेयरनेस ऑफ टाइम पर्सन एंड प्लेस, एब्रीविएटेड इसको किया जाता है एज ओरिएंटेड इनटू 3। उसके बाद डिसोरिएंटेशन इज़ कॉमन इन पेशेंट्स विद ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, डिलीरियम और एडवांस डिमेंशिया। डिलीरियम क्या है, ये एक मेमोरी से एसोसिएटेड होता है, डिमेंशिया भी जो है वो मेमोरी डिसऑर्डर है। फिर सैम्पल क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनिंग ओरिएंटेशन में पर्सन में व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, प्लेस में डू यू नो वेयर यू आर राइट नाउ, व्हाट इज़ योर एड्रेस एट होम, टाइम व्हाट इज़ टुडेज डेट, इज़ इट मॉर्निंग और इवनिंग। अटेंशन फिर क्या है, अटेंशन में डिजिट स्पैन टेस्ट किया जाता है, सिलेक्टिव अटेंशन देखी जाती है, एग्जामिन्ड बाय आस्किंग द पेशेंट टू अटेंड टू अ पर्टिकुलर टास्क। पेशेंट को एक शॉर्ट लिस्ट दे दी जाएगी नंबर्स की,
एग्जाम्पल के तौर पे आपने उसको एक नंबर लिस्ट दे दी और उसके बाद जो है उसको कहा कि आप इसको फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स पढ़ें और कुछ देर बाद जो है आप उससे वो पेपर ले लें और उससे कहें कि वो रिकॉल करे। तो इस तरह से उसकी अटेंशन चेक की जाएगी। सस्टेन्ड अटेंशन में उसको ये देखेंगे कि वो नंबर लिस्ट वो कितनी देर तक जो है वो याद रख सकता है या रिकॉल उसकी मेमोरी कितनी है, और साथ ये कि जब आपने उसको लिस्ट दी है साथ इधर उधर उसका ध्यान या फोकस जो है वो कहाँ पे है मेनली। फिर ऑल्टरनेटिंग अटेंशन आ जाती है। एग्जामिन्ड बाय रिक्वेस्टिंग द पेशेंट टू ऑल्टरनेट बैक एंड फोर्थ बिटवीन 2 डिफरेंट टास्क, मतलब उसको 2 टास्क एट अ टाइम दे दें, एक नंबर लिस्ट दे दें और साथ आप कहें कि आपने ऑब्जर्व करना है सामने बैठे बंदे को, तो वो देखें कि उसका जो है किस तरफ वो कितनी ऑब्जर्वेशन उसकी अच्छी है। डिवाइडेड अटेंशन में वॉकी टॉकी टेस्ट होता है। उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को परफॉर्म करवाते हैं 2 टास्क साइमल्टेनियसली, मतलब फॉर एग्जांपल आपने उसको 1 लेग स्टैंडिंग पे कह दिया कि खड़े हो जाएं और साथ आप जो है नंबर लिस्ट जो है वो ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दें फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स। तो इसमें वो किस काम पे कितना फोकस कर रहा है और ये इस तरह की एक्टिविटी आप उसको करवा के। अटेंशन डेफिसिट्स जो हैं वो डिलीरियम में मिलेंगे, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, डेमेंशिया और मेंटल रिटार्डेशन या एंग्जाइटी में। फिर मेमोरी आ जाती है, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड आइडियाज़। उसमें 3 तरह की मेमोरीज होती हैं, इमीडिएट मेमोरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इमीडिएट मेमोरी जो है इमीडिएट रिकॉल आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, आपने उसको नंबर लिस्ट दी और फ़ौरन से 5 मिनट बाद आपने उससे लेकर तो कहा कि आप पढ़ना शुरू कर दें ऊँची, अब मुझे सुनाएंगे, तो ये रिकॉल है। उसके बाद आपके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी आ जाती है, एबिलिटी टू रिमेंबर करंट डे टू डे इवेंट्स। लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिकॉल ऑफ इवेंट्स अकर्ड ईयर्स बिफोर। फिर टेस्ट फॉर मेमोरी में इमीडिएट रिकॉल में क्या करते हैं कि पेशेंट को शॉर्ट लिस्ट दी जाती है वर्ड्स की या ऑफ अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एंड आस्क द पेशेंट टू रिपीट इमीडिएटली, मतलब कि उसमें आप लिस्ट में लिख दें बॉल और पेंसिल लिख दें, इस तरह के अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स लिख दें, ट्यूबलाइट लिख दें, तो उसके बाद आप उसको कहें कि इमीडिएटली वो रिकॉल करें। शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिपीट द वर्ड्स 5 मिनट आफ्टर द प्रेजेंटेशन। लॉन्ग टर्म में recall events or persons from his or her past, ask following questions, where were you born, when did you go to school, where did you work। तो ये था आपका मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। उसके बाद सेकंड आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो आपका है मोटर असेसमेंट। मोटर असेसमेंट क्या है, बेसिकली मोटर प्रोग्रामिंग, मोटर लर्निंग, ये सारा कुछ इसमें क्या हम एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले मोटर असेसमेंट, उसमें पहले आपके पास आ जाता है मोटर प्रोग्राम। व्हाट इज़ मोटर प्रोग्राम? मोटर प्रोग्राम की अगर बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज एन एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन दैट व्हेन इनिशिएटेड रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सीक्वेंस, मतलब कि उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी गई या उसके ब्रेन में एक मैप बना, उसके अकॉर्डिंगली कहाँ कहाँ से गुजर के, मतलब स्टिमुलस के मिलने पे या ब्रेन क्या सिग्नल्स भेजेगा और क्या मूवमेंट किस तरह से कोऑर्डिनेटेड पैटर्न में होनी है, ये होता है मोटर प्रोग्राम। फिर है मोटर प्लान। मोटर प्लान क्या है? कॉम्प्लेक्स मोटर प्रोग्राम को कहते हैं। इट इज़ एन आइडिया और प्लान फॉर पर्पसफुल मूवमेंट दैट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट मोटर प्रोग्राम्स। तो इसमें जो है डिफरेंट मोटर प्रोग्राम्स जो हैं वो मिलके एक मोटर प्लान बनाते हैं। थर्ड है आपका मोटर मेमोरी या उसको प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी, तो ये क्या है प्रोसीजरल मेमोरी? It involves the recall of motor programs or subroutines and includes information on initial movement conditions. उसके बाद how the movement felt, looked and sounded, ये sensory consequences आ जाएंगे। थर्ड इज स्पेसिफिक मूवमेंट पैटर्न्स या नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस के, जैसे हमने पढ़ा था कि फीडबैक देंगे आप उसको आफ्टर एवरी सेशन, तो उसी तरह से उसको अपनी मूवमेंट की परफॉर्मेंस का आइडिया हो रहा है, तो ये है नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस। एंड आउटकम ऑफ द मूवमेंट, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स। फिर आपका आ जाता है मोटर स्किल्स। फोर्थ, मोटर स्किल्स क्या है? मोटर स्किल्स आर एक्वायर्ड एंड मॉडिफाइड बाय एक्शंस ऑफ CNS थ्रू प्रोसेसेस ऑफ मोटर लर्निंग। अब हम मोटर लर्निंग की बात कर लेते हैं। मोटर लर्निंग क्या है? इसमें ज़्यादा डेफिनेशंस पहले आ रही हैं।
Motor learning is defined as a set of internal processes associated with practice or experience leading to relatively permanent changes in the capability of skilled behavior. तो ये है आपकी मोटर लर्निंग। फिर आ जाता है फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड। फीडबैक और फीड फॉरवर्ड हमने पहले भी पढ़ा। फीडबैक किसी से कोई मूवमेंट करवाई है, एक्टिविटी करवाई और उसको एंड में जो है फीडबैक दे दिया कि आपने इतनी अच्छी मूवमेंट परफॉर्म किया है, इतना आपकी जो है स्टेमिना के बारे में बता दिया। आप उसको कहें कि आपकी जो है कोऑर्डिनेटेड थी मूवमेंट फॉर हिज मोटिवेशन, हिज और हर मोटिवेशन। तो ये है फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप उसको उसके फ्लॉज भी साथ बताएं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों हो जाएंगे। फीड फॉरवर्ड क्या है कि कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने से पहले कोई प्रेपरेटरी मूवमेंट करना या उसको जो है प्रैक्टिस करना, तो उसको आप कहेंगे फीड फॉरवर्ड। या सेंडिंग ऑफ सिग्नल्स इन एडवांस ऑफ मूवमेंट टू रेडी द सेंसरी मोटर सिस्टम्स अलाउज फॉर एंटीसिपेटरी एडजस्टमेंट्स इन पोस्चरल एक्टिविटी। फिर आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन में। सबसे पहले है पेशेंट हिस्ट्री, फिर है रिव्यू ऑफ रेलिवेंट सिस्टम, स्पेसिफिक टेस्ट एंड मेजर्स दैट अलाउ फॉर्मुलेशन ऑफ डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड प्लान ऑफ केयर। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन में? कॉन्शियसनेस एंड अराउजल, कॉग्निशन, ओरिएंटेशन, अटेंशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, सेंसरी इंटीग्रिटी, मस्कुलोस्केलेटल इंटीग्रिटी। सबसे पहले आप एलिमेंट्स की बात करते हैं तो टोन क्या होती है? रेजिस्टेंस ऑफ मसल टू एनी पैसिव मूवमेंट या एनी पैसिव इलोंगेशन और स्ट्रेच, उसको आप टोन कहते हैं। इसमें आपने देखना है हाइपरटोनिक है मसल, हाइपोटोनिया है या डिस्टोनिया या एबनॉर्मल टोन मिल रही है। तो हाइपरटोनिया को क्लैस्प, नाइफ, रिजिडिटी भी कहते हैं या स्पास्टिसिटी भी कहते हैं। और इसमें आपको क्लोनस मिलता है। क्लोनस जो है वो साइक्लिकल स्पाज्मोडिक ऑल्ट्रेशन होती है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। मतलब पहले मसल कॉन्ट्रैक्टेड फेज़ में जाएगा, फिर रिलैक्सेशन फेज़ में जाएगा। इस तरह साइक्लिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन मिलती है आपको। बिविंस्की रिफ्लेक्सेस मिल सकते हैं, रिजिडिटी, लेड पाइप और कॉकव्हील रिजिडिटी मिल सकती है। लेड पाइप रिजिडिटी और कॉकव्हील रिजिडिटी में क्या डिफरेंस है? लेड पाइप रिजिडिटी जो है वो सस्टेन्ड रेजिस्टेंस होती है टू पैसिव मूवमेंट थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन विद नो फ्लक्चुएशंस, और जो आपकी कॉकव्हील रिजिडिटी है वो जर्की रेजिस्टेंस टू पैसिव मूवमेंट एज मसल्स टेंस और रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ गया? वो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन मिलेगी और उसमें कोई फ्लक्चुएशंस नहीं मिलती, सस्टेन्ड रेजिस्टेंस मिलती है। और कॉकव्हील में जो है वो आपको मिलेगी रिजिडिटी जर्की मिलेगी और रेजिस्टेंस जो है वो जर्की मिलेगी। और पैसिव मूवमेंट जो है तब मिलेगी जब आपके मसल्स जो हैं या कॉन्ट्रैक्टेड फेज़ में जाएंगे या रिलैक्सेशन फेज़ में जाएंगे। फिर है मोटर असेसमेंट, उसमें बल्क ऑफ मसल्स देखते हैं, टोन ऑफ मसल, पावर ऑफ मसल और रिफ्लेक्सेस। इनएक्टिवेशन ऑफ मसल्स जो है उसमें आप कौन कौन से 4 चीज़ें देखेंगे या ज़रूरी होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं? मसल एक्टिवेशन, मसल सस्टेन और परसिस्टेंस, मसल स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस। फिर बल्क ऑफ मसल्स की बात करते हैं, उसमें वेस्टिंग देखेंगे, हाइपरट्रॉफी या एट्रॉफी तो नहीं हुई हुई, सूडो हाइपरट्रॉफी देखेंगे। सूडो हाइपरट्रॉफी क्या होती है? इसमें मसल जो हैं वो स्वोलन स्टेट में चले जाते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट एंड फाइब्रस टिश्यू, इसको फॉल्स हाइपरट्रॉफी भी कहते हैं। और आप बल्क ऑफ मसल कैसे चेक कर सकते हैं? मेजरिंग टेप से सिंपली आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों को जो है उसका गिर्थ सर्कमफेरेंस में मेजर करेंगे और फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। फिर है फ्लेसिडिटी, डिक्रीज मसल टोन या डिक्रीज एब्सेंट रिफ्लेक्सेस मिलते हैं। इसमें आपको हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ जॉइंट, डिस्टोनिया या एथिटॉइड, डिस्टोनिया एबनॉर्मल टोन इन मसल्स और एथिटॉइड इनवॉलेंट्री रिदिंग मूवमेंट्स इन मसल्स या लिम्स। फोकल और सेगमेंटल तो नहीं है। फिर टोन में आप क्या क्या देखते हैं? ऑब्जर्वेशन ऑफ पोस्चर एंड पैल्पेशन, पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट, पेंडुलम टेस्ट करेंगे और मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। अब मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल क्या किया जाता है? एक पेशेंट को आपने सिटिंग पोजीशन में बिठा दिया और आपने उसको कहा कि आप नी फ्लेक्शन करें, तो इस तरह वो नी फ्लेक्शन सिटिंग में कर रहा है, कभी आगे लेके जा रहा है टांग को, कभी पीछे लेके जा रहा है और पेंडुलम की तरह अपनी लेग को स्विंग कर रहा है, तो उसको आप पेंडुलम टेस्ट कहते हैं। और इसमें जो है आपने उसकी मूवमेंट देखनी है। और स्केल में मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल में क्या आ जाता है? इसकी स्कोरिंग होती है 0 to 4। मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल स्कोरिंग इज़ 0 to 4। अब 0 जो है, 0 की बात करें तो नो इंक्रीज इन मसल टोन,
1 जो है स्लाइड इंक्रीज इन मसल टोन, और इसमें कैच और रिलीज रिफ्लेक्स मिलेगा आपको। स्लाइड इंक्रीज इन मसल टोन और कैच एंड रिलीज रिएक्शन मिलेगा। कैच एंड रिलीज रिएक्शन मतलब कि वो मूवमेंट करते करते आपको रेजिस्टेंस नहीं दे रहा था, मूवमेंट करते करते एकदम से रेजिस्ट करना शुरू कर दिया मूवमेंट को, और एकदम से रिलीज़ कर दिया, मूवमेंट आपको करने नहीं दे रहा आगे, तो ये है कैच एंड रिलीज़। उसके बाद 1+ आ जाएगा। 1+ है स्लाइड इंक्रीज इन मसल टोन मैनिफेस्टेड बाय अ कैच, और इसमें मिनिमल रेजिस्ट इसमें मिलती है थ्रू हाफ ऑफ द एट द एंड ऑफ द ROM रेजिस्टेंस। और 1+ में स्लाइड इंक्रीज इन मसल टोन, और इसमें सिर्फ कैच आपको मिलेगा, और कैच के साथ मिनिमम रेजिस्टेंस एट हाफ ऑफ ROM। मतलब कि ये एल्बो फ्लेक्शन मैंने परफॉर्म की, तो इसकी जो हाफ मूवमेंट है उसके आगे सिर्फ आपको कैच रिएक्शन मिलेगा। उसके बाद आ जाता है 2, इसमें आपको मोर देन 2/3 ऑफ ROM में रेजिस्टेंस मिलेगी। फिर आपके पास आ जाता है 3 जो है कंसिडरेबल इंक्रीज इन मसल टोन, और 7 पैसिव मूवमेंट डिफ़िकल्ट है। 4 जो है अफेक्टेड पार्ट जो है वो रिजिड होगा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दोनों में। तो ये आपकी इस तरह से स्कोरिंग होती है एशवर्थ स्केल की। देन आपके पास इसमें मायोटोम्स आ जाते हैं, अपर लिम के और लोअर लिम के, आपने दोनों देख लेने हैं टेबल से। रिफ्लेक्सेस DTR डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, जेनरेसिक मैन्योवर। जेनरेसिक मैन्योवर क्या है, इसमें पेशेंट को कहते हैं कि टीथ को इस तरह से क्लेंच कर ले, क्लेंच करके फ्लेक्स बोथ सेट्स ऑफ फिंगर्स इनटू अ हुक लाइक फॉर्म एंड दोज सेट्स ऑफ फिंगर्स टुगेदर, और मतलब इस तरह से जो है वो फिंगर्स को कर ले और टीथ को क्लेंच कर ले, और वो सिटिंग पोजीशन में हो। फिर उसके पटेलर टेंडन पे जो है वो हैमर से टैप किया जाए, तो इस तरह से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, एसिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, सिमेट्रिकल टोनिक रिफ्लेक्स। फिर आपके पास आ जाते हैं रिफ्लेक्सेस में सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, डीप रिफ्लेक्सेस, रीइंफोर्समेंट अपगोइंग प्लांटर्स, या ये भी आपने टेबल देख लेना है। डॉक्यूमेंटिंग किस तरह करते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस के लिए, इसके लिए जो है हम स्टिक डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। स्टिक डायग्राम क्या होती है, ये है आपकी इस तरह से स्टिक डायग्राम। इसमें क्या करते हैं कि जहाँ का आपने टेंडन रिफ्लेक्स किया ना, इसमें किस तरह से करते हैं, ज़ीरो होता है। ज़ीरो जो है उसका मतलब होता है एब्सेंट। अगर मैंने एल्बो का किया है तो यहाँ पे मैं जो है ज़ीरो लिख दूँ, तो उसको आप कहेंगे ये एब्सेंट है। ये जो है वो रिस्ट का है। अच्छा, उसके बाद अगर प्लस सिंगल प्लस होगा तो उसका मतलब है हाइपो एक्टिव। अगर 2 प्लस मिलेंगे आपको तो उसका मतलब है नॉर्मल। अगर 3 दफ़ा प्लस मिलेगा तो उसका मतलब है ब्रिस्क या इंक्रीज्ड, और अगर टेट्रा 4 मिलेंगे तो उसका मतलब है हाइपर एक्टिव। ये होती है आपकी स्टिक डायग्राम। उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन लियन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लियन, उसमें टेबल दिया हुआ है कि लोकेशन ऑफ लियन अपर मोटर न्यूरॉन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉर्टेक्स, ब्रेन स्टेम या कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। लोअर मोटर न्यूरॉन में क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई या नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और आपकी पेरिफेरल नर्व्स आ जाती हैं। डायग्नोसिस या पैथोलॉजी क्या हो सकती है, किन डिजीज़ में कॉमन हैं दोनों। अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो स्ट्रोक, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, और लोअर मोटर न्यूरॉन पोलियो में, GBS में, पेरिफेरल नर्व इंजरी, रेडिकुलोपैथी। टोन जो है अपर मोटर न्यूरॉन में इंक्रीज्ड होती है और उसमें लोअर मोटर न्यूरॉन में डिक्रीज। रिफ्लेक्सेस इसमें इंक्रीज मिलेंगे अपर मोटर न्यूरॉन में, और लोअर मोटर न्यूरॉन में डिक्रीज मिलेंगे। उसके बाद इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हैं आपको अपर मोटर न्यूरॉन लियन में स्पास्टिसिटी मिलती है, उसमें जो है आपको फेसिकुलेशंस या फ्लैसिडिटी मिलती है। स्ट्रेंथ की वीकनेस या पैरालिसिस होता है इप्सिलेटरल
स्ट्रोक में, और बायलेटरल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अपर मोटर न्यूरॉन लियन में, और इप्सिलेटरल वीकनेस और पैरालिसिस आपको मिलता है लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में। मसल बल्क जो है अपर मोटर न्यूरॉन लियन में आपको डिस्यूज एट्रोफी मिलेगी और उसमें आपको न्यूरोजेनिक एट्रोफी मिलेगी, सिवियर वेस्टिंग ऑफ मसल भी मिलेगी। वॉलेंट्री मूवमेंट्स में आपके पास अपर मोटर न्यूरॉन में इम्पेयर्ड या एब्सेंट होगी और उसमें वीक या एब्सेंट आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस देखेंगे, मायोपैथीज देखेंगे, डिस्टल मसल वीकनेस, न्यूरोपैथी असेस करेंगे अपर लिम्ब को, उसमें बायलेटरल ड्रिफ्ट करा सकते हैं। बायलेटरल ड्रिफ्ट क्या होता है? प्रोनेटर ड्रिफ्ट भी इसको कहते हैं, या आपने गूगल करके तो डिस्कशन सेशन में मुझे बताना है कि प्रोनेटर ड्रिफ्ट क्या होता है। वैसे चले मैं आपको बता देती हूँ इसमें होता क्या है। इसमें ये करते हैं कि आपने जो है उसको रेज़ करने के लिए कहा आर्म ओवरहेड, या आप कह लें कि शोल्डर लेवल पे उसने आर्म को रेज़ किया और साथ जो है वो प्रोनेशन में ही उसने रखते हैं आर्म को, और लेकिन प्रोनेशन से फिर वो सुपिनेशन में लेकर गया। तो अगर पाम्स जो हैं वो उसके रूफ या सीलिंग को जो है वो फेस कर रहे होंगे, इसमें अगर वो जितना टाइम दिया होता है उस टाइम तक जो है इस पोजीशन को अगर मेंटेन कर ले, या आप इस पोजीशन में भी ये करवा सकते हैं कि इस तरह से जो है आप ये मूवमेंट करवाएं, तो अगर इसको वो मेंटेन करता है या इस तरह से वो इसको मेंटेन कर लेता है तो ये नॉर्मल होगा। लेकिन अगर उस टाइम ड्यूरेशन से पहले वो प्रोनेशन में चला जाता है तो उसको आप कहेंगे प्रोनेटर ड्रिफ्ट, और ये दोनों आर्म्स पे साइमल्टेनियसली आप परफॉर्म करवाते हैं। हाउ क्विकली असेस लोअर लिम्ब, उसमें सिट टू स्टैंड कराएंगे, वॉकिंग करा के देख लेंगे, वॉक ऑन टोज, वॉक ऑन हील्स और स्क्वेटिंग। मोटर एप्रेक्सिया आ जाता है। मोटर एप्रेक्सिया क्या है? पार्शियल या इनकम्प्लीट एबिलिटी, इनएबिलिटी टू एग्जीक्यूट पर्पसफुल मूवमेंट्स। इसमें आइडियो मोटर और आइडिएशनल आ जाते हैं। आइडियो मोटर जो है इनएबिलिटी टू रिमेंबर अ कमांड, और आइडिएशनल इनएबिलिटी टू फॉर्मुलेट अ प्लान टू अकम्प्लिश अ टास्क। इसमें ड्रेसिंग एग्जाम्पल है। उसके अलावा असेसमेंट ऑफ मोटर प्रेक्सिया में क्या करते हैं? आस्क द पेशेंट टू कॉम हेयर, और थेरेपिस्ट भी जो है वो हेयर कॉम करना शुरू कर दें और फिर पेशेंट को कहे कि मुझे कॉपी करें या इमिटेट करें। तो लैक ऑफ इमिटेशन अगर होगी तो इसका मतलब है मोटर एप्रेक्सिया है पेशेंट को। उसके बाद फंक्शनल मूवमेंट्स टेस्टेड, उसमें लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस देखेंगे जिसमें 0 to 6 होती है उसकी स्कोरिंग। 6 होता है फुली इंडिपेंडेंट, 5 रिक्वायर्स सुपरविजन, 4th रिक्वायर्स वर्बल क्यूइंग, उसके बाद 3rd जो है वो रिक्वायर्स मिनिमल फिजिकल असिस्टेंस ऑफ 1 पर्सन, 2 रिक्वायर्स मॉडरेट फिजिकल असिस्टेंस ऑफ 1 पर्सन, 1 रिक्वायर्स फिजिकल असिस्टेंस ऑफ 2 पर्सन, 0 अनेबल टू परफॉर्म विद मैक्सिमल असिस्टेंस। और उसके बाद ये आपकी मोटर असेसमेंट इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।